नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों संविधान की विशेषता के बारे में। पांचवा पॉइंट। इससे पहले मैं 4 पॉइंट्स और बता चुका हूं, मेरे पहला लेक्चर देख लेना। यह लेक्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 16 स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जिन्होंने ले रखी है, या बीए प्रोग्राम में भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। जो ओपन से कर रहे हैं, सोल से कर रहे हैं, या इग्नू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, या एमए कर रहे हैं, या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समान रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों ध्यान देना, ये जो टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। यानी अगर हम देखें, ऐसे देश जहाँ पे संविधान में संशोधन किए जाते हैं और संशोधन करने के जहाँ पे अलग अलग तरीके पाए जाते हैं, ऐसे देश दो तरह के दिखेंगे। एक तो संविधान ऐसे होंगे, ऐसे देशों में संविधान जहाँ पे कठोर संविधान होगा, तथा एक ऐसे देश हैं जहाँ पे लचीला संविधान होगा। तो कठोर संविधान से मतलब क्या है दोस्तों? कठोर संविधान से क्या मतलब है? कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून के निर्माण के अलावा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यानी साधारण कानून तो लगेगा क्योंकि ये कठोर संविधान में साधारण कानून तो चलेगा, साथ साथ इसके अलावा एक जटिल प्रक्रिया, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस का भी इसका सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत लचीला संविधान, अगर हम लचीले संविधान की बात करें, ऐसे देश जहाँ पे लचीला संविधान है, जहाँ पे संशोधन बड़े आराम से हो जाता है, इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है। यानी यहाँ पे जटिल प्रक्रिया का कोई भी रोल नहीं दिखता है। यहाँ पे साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं दिखता है, तथा संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। बड़ी साधारण प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता है, मुश्किलें नहीं होती यहाँ पे संविधान में संशोधन करने के लिए। तो संविधान में संशोधन बड़े आराम से हो जाता है। परंतु कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पे कठोर संविधान है, जहाँ पे संशोधन करने के लिए जटिल प्रक्रिया, सामान्य की प्रक्रिया के साथ साथ जटिल प्रक्रिया का भी साथ लिया जाता है। परंतु कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं होता, बड़े आराम से देशों में, ऐसे देशों में ऐसे देशों के संविधानों में संशोधन किया जा सकता है। तो भारत इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया, यानी एक मध्यम मार्ग अपनाया। भारत ने ऐसा संविधान अपनाया है जो कठोर और लचीलेपन का एक मिश्रण है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि ऐसा भारत ऐसा देश है जहाँ पे संविधान जो ना ही इतना कठोर है और ना ही इतना लचीला। तो भारतीय संविधान ना तो अत्यधिक कठोर है और ना ही अत्यधिक लचीला। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, ऐसी बातें दी गई हैं जिन्हें आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे संविधान का मूलभूत ढांचा। ये आपको पता होगा कि केशवानंद भारती केस में मूलभूत ढांचे के बारे में जिक्र किया गया था, और सरकारें जो हैं, कार्यपालिका जो है, संसद जो है, मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। या और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर संविधान में संशोधन करने के लिए बहुत जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं, इनमें संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और मत देने वाले उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अलावा 2/3 बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल बच्चे, आधे राज्य के विधानमंडल की आवश्यकता होती है, समर्थन जरूरी है। अब ऐसे कौन से क्या कहते हैं प्रावधान हैं जिन्हें संशोधन करने के लिए जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति में अगर कोई बदलाव करना है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, परंतु ये संशोधन काफ़ी मुश्किल भरा होगा, जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल देखें, संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है ना, अगर आपको इसमें बदलाव करना है, अगर मान के चलो क्या कहते हैं केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा और शक्ति देनी है या राज्यों को शक्ति देनी है, तो संविधान के अंदर एक कठोर संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कठोर क्या कहते हैं, एक जटिल प्रक्रिया का अपनाना पड़ेगा संशोधन करने के लिए। आ रही बात समझ में दोस्तों? उसी प्रकार अगर हम बात करें राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व एवं जीएसटी का प्रावधान, यानी संसद में प्रतिनिधित्व की अगर बात करते हैं, आप जानते हैं दोस्तों इस समय 1971 के जनसंख्या के आधार पर संसद की सीटें दी गई हैं, प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अगर इसमें बदलाव करना है तो इसके लिए आपको संसद के प्रतिनिधित्व के ऊपर
प्रतिनिधित्व को बदलाव करना पड़ेगा, संशोधन में बदलाव करना पड़ेगा, तो ये संशोधन एक तरह से जटिल प्रक्रियाओं का सामना करते हुए करा जाएगा। उसी प्रकार जीएसटी का प्रावधान इत्यादि ऐसे कुछ ऐसे विषय हैं बेटा, ये सारे एग्जाम्पल है, चाहे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, चाहे राज्य संघ के बीच की शक्तियों का विभाजन हो, या संसद में प्रतिनिधित्व जैसा मुद्दा हो, या जीएसटी का प्रावधान हो, इसमें एक कठोर प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा संविधान में संशोधन करने के लिए। इसका मतलब ये लचीली प्रक्रिया नहीं होगी संविधान में संशोधन करने के लिए। आ रही बात समझ में दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऐसे 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 क्या कहते हैं एग्जाम्पल जो काफ़ी ज़्यादा लचीले, मतलब संविधान में संशोधन करने के लिए ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, जहाँ प्रक्रियाएं इतनी कठोर नहीं होती, वो प्रोसेस ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, तो संविधान में संशोधन हो जाता है। उदाहरण स्वरूप देखें, मतलब कहना का मतलब है कि कुछ ऐसे विषय में तो संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन हो जाता है। कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है, अगर हमें इसमें बदलाव करना है, संविधान में बदलाव करना है, तो उसमें जटिल प्रक्रियाओं का सहारा नहीं लेना पड़ता है, बहुत आराम से संशोधन किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप देखें तो राज्य के निर्माण की, भाई हमें एक राज्य का निर्माण करना है, एक राज्य बनाना है, ठीक है, तो हमें इसके लिए कोई क्या कहते हैं साधारण क्या कहते हैं नियमों का ही प्रयोग करना पड़ेगा, साधारण प्रक्रिया का ही सामना करना पड़ेगा इस संविधान में बदलाव करने के लिए। वर्तमान राज्यों में पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन इत्यादि, यानी ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो साधारण बहुमत से कर सकते हैं, इनमें बदलाव साधारण बहुमत प्राप्त करके संविधान में बदलाव कर सकते हैं। तो यानी आपने समझ लिया होगा दोस्तों कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी कठोर हैं, जिनमें कठोर का मतलब उन संविधान में बदलाव करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जहां पर बड़े आसानी से संविधान में बदलाव किया जा सकता है, इसके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती है, एक सामान्य प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है और संविधान में बदलाव कर दिया जाता है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान ना तो ब्रिटिश संविधान की भांति अत्यधिक लचीला है, यानी अगर आप क्वेश्चन आए तो कौन सा देश है जहाँ पे संविधान लचीला है, तो वो ब्रिटिश है, और अमेरिका जैसा संविधान काफ़ी ज़्यादा कठोर है जहाँ पे संशोधन बड़ा मुश्किल से होता है, परंतु भारत का इन दोनों के ही देशों का एक मिश्रण है संवैधानिक बदलाव को लेकर। इस संबंध में भारतीय संविधान में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। यदि संविधान में सब कुछ स्थायी और कठोर बना दिया जाए तो राष्ट्र का विकास रुक ही जाएगा। जाहिर सी बात है, समाज देखो जाहिर सी बात है, अगर हम इसे इतना लचीला बना दें, संविधान को इतना लचीला बना दे कि कोई भी क्या कहते हैं मंत्रीगण या संसद का कोई भी सदस्य है संविधान में संशोधन करने की बात कर रहा है और वो अपने राजनीतिक हितों या सत्ता में बने रहने के लिए वो क्या कहते हैं बदलाव कर रहा है संविधान में, तो ये एक गलत संदेश जाता है, और संविधान इतना लचीला भी सही नहीं रहता है। ये राजनीतिक इच्छाओं के ऊपर डिपेंड करता है, फिर सामाजिक कल्याण के बारे में बातें नहीं की जाती, और ना ही संविधान इतना कठोर होगा कि उसमें बदलाव करने की कोई गुंजाइश ना हो। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, समय के साथ समाज बदलता है और समय की डिमांड क्या है? परिवर्तन। तो क्यों ना संविधान में भी परिवर्तन समय के साथ होना आवश्यक नहीं है? क्या होना ज़रूरी है? समय के साथ समाज में परिवर्तन होगा तो संविधान में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो इसलिए संविधान इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि उसमें बदलाव ना हो, और ना ही इतना लचीला होना चाहिए कि राजनेता जो आका लोग हैं, जो नेतागण हैं, वो अपनी राजनीतिक भूख को मिटाने के लिए संविधान में संशोधन कर बैठें। तो इन दोनों के बीच का संतुलन करने के लिए, संतुलन बिठाने के लिए आप देखोगे भारतीय संविधान को ना ही इतना कठोर बनाया गया है और ना ही इतना लचीला बनाया गया है, एक संतुलन बिठाया गया है। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यदि संविधान में सब कुछ स्थायी और कठोर बना दिया जाए तो राष्ट्र का विकास रुक जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, रुक ही जाएगा, क्योंकि राष्ट्र जीवित विकासशील प्राणियों का समूह है। जाहिर सी बात है, लोग यानी जीवित है ना, भौतिक विकास होता है, भौतिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास होता है, परंतु संविधान से जब देश चलता है और संविधान में कोई क्या कहते हैं बदलाव नहीं होगा या बदलाव धड़ाधड़ होते रहेंगे, तो ये उस देश के लिए क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि राष्ट्र जीवित विकासशील प्रणालियों का समूह है। किसी भी स्थिति में हमें अपने संविधान को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिए कि वे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित ना हो सके। बदलती परिस्थिति का मतलब समय बदल रहा है, आवश्यकता है, डिमांड है कि हमें बदलाव की आवश्यकता है, तो बदलना चाहिए। ठीक है, संविधान में भी बदलाव होना चाहिए। भारतीय संविधान में पर्याप्त लोचलशीलता है, यानी हाँ इनफ है, हम मतलब इतना लचीलापन है भारतीय संविधान में कि आवश्यकता जहाँ महसूस होती है हम वहाँ पे उसे बदलाव कर देते हैं।
और अभी तक भारतीय संविधान में 100 से अधिक संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। अभी तो 127 संविधान में संशोधन हो चुके हैं दोस्तों। अभी आप जानते हो कि भारत में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है और बिल पास किया गया था। तो आप अगर जानते हो कि वो बिल कौन सा है, 127वां संविधानिक संशोधन कौन सा किया गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल लिखिए और मैं जहाँ तक हो सकेगा आपके जो भी आंसर है उस पर बिल्कुल मेंशन करूँगा, उसे पिन पॉइंट पे कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि संविधान की विशेषताओं में क्या क्या चीज़ें और शामिल हैं। संसदीय प्रणाली दोस्तों, क्या संसदीय प्रणाली देखो दोस्तों, संसदीय प्रणाली ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें मंत्रियों के द्वारा एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। संसदीय प्रणाली एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें मंत्रियों के समूह द्वारा सरकार चलाई जाती है। आप जानते हो संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और आप जानते हो कि संसद जो है भारतीय शासन व्यवस्था में जहाँ से शासन व्यवस्था चलती है वही संसदीय व्यवस्था है, जहाँ पर आपको विधायिका और कार्यपालिका का दोनों का समावेश दिखेगा। और संसदीय प्रणाली ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें मंत्रियों के समूह द्वारा सरकार चलाई जाती है और सरकार संसद के प्रति जवाबदेही होती है। जब तक संसद में बहुमत है तब तक सरकार चलती है। आप जानते हो कि संसद के प्रति क्यों जवाबदेही होती है कार्यपालिका? ऐसे मंत्री जो चुनकर बहुमत में आते हैं, सरकार बनाते हैं और संसद के प्रति वो जवाबदेही होती है, क्योंकि संसद जो है नियंत्रण बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके लिए? भारतीय व्यवस्था के लिए, ताकि कोई ऐसा अंग कहीं भारत पे हावी ना हो जाए, संविधान पर हावी ना हो जाए। तो एक नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए उनसे जवाब मांगा जाता है। जवाब अगर नहीं आता है तो अविश्वास प्रस्ताव भी लगाया जा सकता है। तो सरकार संसद से के प्रति जवाबदेही होती है। किसके प्रति जवाबदेही होती है दोस्तों? सरकार संसद के प्रति जवाबदेही होती है। जब तक संसद में बहुमत है तब तक सरकार चलती है। जब तक संसद में बहुमत है सरकार चलती है, बहुमत के बिना सरकारें नहीं चल सकती हैं। अभी आप जानते हो विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं। अभी आने वाले 2024 के अंदर कुछ ही समय बाकी है, 2024 के अंदर आप देखोगे लोकसभा के भी चुनाव होंगे। और ये जब लोकसभा के अंदर कोई भी पार्टी अगर चुनकर जाती है तो वो लोकसभा के अंदर कार्यपालिका बनती है और वह कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। संसद प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका मतलब संसद, ठीक है। विधायिका को व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है, संसद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेही होती है? विधायिका के प्रति। देखो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे अच्छा पहलू क्या है कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा और इस कारण की जांच पड़ताल करने के लिए विधायिका को जवाब देना पड़ेगा। किसको? कार्यपालिका को, क्योंकि विधायिका सवाल पूछेगी कार्यपालिका से उसके किए गए कार्यों को लेकर और विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है कार्यपालिका। और इसका विश्वास खो देने पर यह कायम नहीं रह सकती, यानी अविश्वास पत्र लागू हो सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर वह अगर वह विधायिका में जवाब नहीं दे पाती। तो भारतीय संविधान संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है। कैसी व्यवस्था है बेटा? संसदात्मक का मतलब बच्चे की जहाँ पे प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था है, ठीक है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वहाँ होती है जहाँ पे राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति है, ठीक है। यानी भारत के अंदर संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक व्यवस्था के अंदर जो प्रधानमंत्री है उनके पास वास्तविक शक्ति हैं। और अगर हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति यानी अमेरिका जैसा देश जो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का एक मजबूत क्या कहते हैं उदाहरण पेश करता है। और वहाँ पे क्या कहते हैं कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। कौन? वहाँ के अध्यक्ष यानी वहाँ का राष्ट्रपति। परंतु भारत के अंदर संसद के प्रति कौन जवाबदेही होती है? कार्यपालिका। तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है, क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है बेटा?
संवैधानिक अध्यक्ष का मतलब भाई वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं होती हैं, वास्तविक शक्तियां होती है मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। और मंत्रिमंडल में नेता कौन होता है? प्रमुख प्रधानमंत्री। आ रही है दोस्तों, आपको बात समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, संविधान का अध्यक्ष होता है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। और आपको मैं बता दूं, मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करता है। मंत्रिमंडल की सलाह पे कौन काम करता है दोस्तों? राष्ट्रपति काम करता है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा यानी संसद के प्रति उत्तरदायी है। भारतीयों को 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संसदीय शासन का अनुभव था। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि भारतीय के अंदर जो संसदीय शासन का जो अनुभव है 1919 से मिला और फिर उसके बाद 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये अनुभव प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक छोटा बच्चा बहुत शोर मचा रहा है, प्लीज़ इसे इग्नोर करना, ठीक है। तो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में किस प्रकार से तालमेल क्या करने की बात की जा रही है कि किस प्रकार से तालमेल है कि संसदीय सर्वोच्चता यानी जो विधायिका है उसकी सर्वोच्चता की बात की जा रही है और यहाँ पे जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी सर्वोच्चता की बात की जा रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 7वां पॉइंट, भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। यानी कौन संप्रभु है, कौन किससे ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है भारतीय संविधान के अंदर। भारतीय संविधान में दोनों की तीन ये जो व्यवस्थाएं हैं, संसदीय व्यवस्था चाहे न्यायिक व्यवस्था, इनके बीच में एक तालमेल बिठाया गया है, एक मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका सर्वोच्च होती है। कौन सर्वोच्च होती है? व्यवस्थापिका सर्वोच्च होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का सर्वाधिक महत्व होता है। जाहिर सी बात है, देखो दोस्तों, व्यवस्थापिका कह लो, विधायिका कह लो या फिर इसे संसद कह लो, इसमें आने वाले लोग वही हैं जो जनता के द्वारा चुनकर कहाँ जाते हैं? जनता के द्वारा चुनकर संसद में जाते हैं। अभी देखो लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव के अंदर आप देखोगे कि ये जो जनता जिनको चुनकर भेजेगी वो सब संसद में ही जाएगी और संसद जो है, संसद को ही व्यवस्थापिका कहा जाता है। तो इस हिसाब से संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि जो भी लोग चुनकर जाते हैं वो जनता की इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं जो संसद में बैठते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यायालय संविधान का रक्षक, न्यायालय की तो न्यायालय संविधान का रक्षक है। आप जानते हो बेटा, आर्टिकल 32 क्या बात करता है कि संविधान का रक्षक कौन है? संविधान का रक्षक है न्यायालय। न्यायालय को आर्टिकल 32 में बताया गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा क्या है? आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, जिसके तहत संविधान की क्या कहते हैं सुरक्षा करने का अधिकार किसको दिया गया है? संविधान की सुरक्षा करने का अधिकार दिया गया है न्यायालय को। यानी दोस्तों, न्यायालय संघीय व्यवस्था था, अर्थात संसद द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका के आदेशों का परीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई विधि या आदेश संविधान के उपबंधों का उल्लंघन ना कर रही हो। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि न्यायालय जो है संविधान का रक्षक है। और रक्षक क्यों है? अगर मान के चलो कोई व्यवस्थापिका में कुछ ऐसा कानून बनाया गया है जो क्या कहते हैं संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान के उस किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को उल्लंघन करती है, उस उपबंध को उल्लंघन करती है, तो कोर्ट क्या करेगी कि कोर्ट उस कानून को उस सीमा तक रोक देगी या उसे रद्द कर देगी जिस सीमा तक संविधान में क्या करती है, संविधान में उल्लंघन करती है, उसका नुकसान पहुंचाती है। तो कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पे न्यायपालिका इस तरह से अपने कार्यों की भूमिका निभाती है। तो संविधान का उल्लंघन करने वाली विधियों या आदेशों का उसके द्वारा वैध घोषित कर दिया जाता है। कहने का मतलब फिर से दोस्तों समझ लो कि व्यवस्थापिका जो है अगर ऐसा कोई कानून बनाती है जो जिस सीमा तक संविधान के किसी हिस्से को प्रभावित करती है या संविधान के अनुसार नहीं है, उसके खिलाफ है,
तो उस जहाँ तक जिस जो हिस्सा कानून का जो हिस्सा संविधान के जिस हिस्से को प्रभावित करता है उस हिस्से को वहाँ पे यानी नीतियों को उस विधायिका को उस कानून को उस सीमा तक उसे समाप्त कर दिया जाएगा, उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। किसकी व्यवस्था को स्वीकार किया गया है? संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। लेकिन इसके साथ संघात्मक व्यवस्था के आदर्शों के अनुरूप न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने तथा उनके उन विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संविधान के विरुद्ध हो। यानी कोई भी, देखो समझने वाली बात यह है, कोई भी नेता, कोई भी क्या कहते हैं नेतागण हो, संसद में कोई भी कानून बनाया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो संविधान के अनुसार बनाया जाए, संविधान के खिलाफ ना बनाया जाए, संविधान को नुकसान पहुंचाए ना। अगर ऐसा होता है तो हमारी न्यायपालिका जो है वो एक्टिव हो जाती है और उस कंडीशन में न्यायपालिका उस कानून के उस हिस्से को समाप्त कर देगी या रद्द कर देगी जो प्रभावित कर रहा था संविधान के भाग को, संविधान के हिस्से को उल्लंघित कर रहा था, यानी उसका गैर कानूनी तौर पे, मतलब एक तरह से गैर कानूनी है वो कानून जो कि अवैधानिक है, जो सही नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार। तो ऐसे में आप देखोगे कि हमारी न्यायपालिका कितनी बेहतरीन तरीके से संसदीय व्यवस्था को कंट्रोल करती है। आ रही बात समझ रहे हो दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था के आदर्शों के अनुरूप न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने तथा उनकी विधियों और आदेशों का अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है। कोई भी कानून, कोई भी नियम ऐसा नहीं होगा जो संविधान के खिलाफ होगा। अगर संसद में बनाया गया कोई भी कानून लाया जा रहा है जो संविधान के खिलाफ है या संविधान के दायरे में नहीं बनाया गया तो उसे न्यायपालिका क्या कर देगी? अवैध घोषित कर देगी, अवैध घोषित कर देगी जो संविधान के विरुद्ध हो। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ना तो ब्रिटेन के समान संसदीय प्रभुता को स्वीकार किया गया है और न ही अमेरिका के भांति न्यायपालिका की सर्वोच्चता को प्रयोग किया गया है, वरन उपयुक्त दोनों पद्धतियों के बीच प्रणालियों को अपनाया गया है। समझ में आ रहा है बेटा? देखो अमेरिका में न्यायपालिका जो है काफ़ी ज़्यादा संप्रभु है, सर्वोच्च है। अगर हम बात करें ब्रिटेन के अंदर तो ब्रिटेन के अंदर वहाँ की संसद संप्रभुता है, संप्रभु है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ ही रहा होगा। आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं। संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है, ये किस प्रकार से भारतीय संविधान की विशेषताएं। फेडरल गवर्नमेंट, संघीय शासन का तात्पर्य है संविधान द्वारा विभिन्न घटकों के मध्य शक्तियों का विभाजन से है, यानी शक्तियां बटी हुई हैं। भारतीय संविधान के द्वारा ये सारी शक्तियां बांटी जाती हैं। सामान्यतः संघीय शासन में एक संविधान के द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजित कर संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। कहने का मतलब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां बांटी गई हैं और संघीय न्यायालय भी यहाँ पे स्थापित कर दिए जाते हैं जो केंद्र तथा राज्य के मध्य विवादों को निपटारा करते हैं। यानी मान के चलो कि राज्य के बीच में कोई विवाद हो गया, राज्य व केंद्र के बीच में विवाद हो गया, तो इस मसले में इनको कौन जजमेंट देगा? तो संघीय न्यायालय। यानी संघीय न्यायालय जो है केंद्र राज्य के जो भी मुद्दे होंगे, जो भी विवाद होंगे, जो भी मसले हैं, इन मसलों को, जो भी विवाद है, इनको कौन सिमटाएगा? इनको संघीय न्यायालय सिमटाएगी। ठीक है, जो केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को निपटारा करता है। भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, आप जानते हो बहुत तरह भारतीय समाज काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सांस्कृतिक विविधताएं बहुत ज़्यादा है, भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा है, नरजातीय विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है भारतीय समाज के अंदर। तो संविधान में निर्माताओं ने एक ऐसी संघीय व्यवस्था की स्थापना की जिसका झुकाव एक शक्तिशाली केंद्र की तरह है। किसकी तरह बेटा? शक्तिशाली केंद्र की तरह है। यानी केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई है, किसके कंपेयर में? राज्य के कंपेयर में। यानी राज्य को कम शक्तियाँ दी गई हैं और केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई हैं। आगे बढ़ते दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। राज्यों के संघ शब्द के महत्व की व्याख्या करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा है कि दो चीज़ें अंतर्निहित है। पहला, भारतीय संघ विभिन्न इकाइयों के मध्य एक समझौते का परिणाम नहीं है, यानी ये कोई समझौते का रिजल्ट नहीं निकल कर आया है, कोई रिजल्ट नहीं है विभिन्न इकाइयों के बीच, यानी राज्य के या राज्य केंद्र के बीच में जो मतलब जो समझौते हुए हैं वो समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, किसी भी इकाई को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है।
यानी आप जानते ही हो कि आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा ही होगा, जो जम्मू कश्मीर है, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, उस वो उनको जब भारत के अंदर विलय किया गया था तो उन्हें एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था, जो कानूनी तौर पर ये बताता है कि भारत के ये अभिन्न हिस्से हैं जो भविष्य में कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते। परंतु दूसरी तरफ अगर अमेरिका को देखें तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वयस्क मताधिकार, ये देखते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभी लोगों को समानता के आधार पर मताधिकार प्रदान करता है, यानी वोट देने का अधिकार सभी को देता है। इसमें किसी भी प्रकार के धर्म, जाति, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करता है। जबकि ब्रिटिश शासनकाल में 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पद्धति को लागू किया गया था। यानी 1909 एक ऐसा क्या कहते हैं अधिनियम है जहाँ पे भारत को धर्म के आधार पर तोड़ने की कोशिश की गई थी, सांप्रदायिक तौर पर तोड़ने की कोशिश की गई थी। सांप्रदायिक का मतलब धर्म के आधार पर एक व्यक्ति, एक धर्म का व्यक्ति अपने ही धर्म के व्यक्ति को वोट डालने का, ऐसे बात की गई थी इस अधिनियम के तहत। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। दोस्तों समझना यही है कि 1919 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो अधिनियम लाया गया था 1909 का, इसमें ये बताया गया था कि एक धर्म का व्यक्ति अपने ही धर्म के ही व्यक्ति को क्या देगा, वोट देगा। तो ये एक सांप्रदायिक विभाजन करने की कोशिश इस 1909 के अधिनियम के द्वारा लाई गई थी, जिसने भारत के विभिन्न संप्रदायों को एक दूसरे के विरोधी बना दिया। जाहिर सी बात है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के विरोधी होते चले गए। नवीन संविधान के अंतर्गत जब नया संविधान बना 1950 में, तो इसके अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत कर वयस्क मताधिकार के आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया गया। यानी वयस्क मताधिकार को लाया गया यहाँ पर। यानी जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का अपना संविधान बना, तो उस संविधान में ये बताया गया कि भाई भारत के जो लोग होंगे उसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक समान रूप से वोट देने का क्या कहते हैं बात की जाएगी। एक व्यक्ति एक वोट का यहाँ पे बात की जाती है। और आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, एक व्यक्ति एक वोट का बात सबसे पहले दुनिया में किसने कही थी? आप अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं पता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जवाब दे दूंगा। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत कर वयस्क मताधिकार के आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया गया है। यानी संयुक्त प्रतिनिधित्व का मतलब कि चाहे जौन से भी धर्म, जाति, भाषा के लोग हों, जो जिस वर्ग से भी जुड़ा हो वो वोट दे सकता है, वो चुनाव में भी खड़ा हो सकता है। यानी वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार दिया गया, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। करोड़ों व्यक्तियों का एक साथ मताधिकार प्रदान करना संविधान सभा का निश्चित रूप से एक साहसिक कार्य था। जाहिर सी बात है, एक अपने आप में माइलस्टोन था भाई। जाहिर सी बात है, जब देश आज़ाद हुआ, चुनाव प्रणाली की बात की जा रही थी, लोगों को वोट देने की बात की जा रही थी, तो सबसे बड़ा तो सवाल यही उठा रहे थे कौन? यूरोपीय देश, कि भाई ये लोकतंत्र तो विकासशील देश और गरीब जैसे देशों के लिए तो है बना ही नहीं है। परंतु इस मिथ्या को तोड़ते हुए भारतीय लोकतंत्र ने ये बहादुरी से दिखाया दुनिया को कि देखो, अगर राजनीतिक इच्छाएं हो, एक नैतिक इच्छा अगर हो, संविधान बेहतर बना हो, तो कोई भी देश लोकतंत्र को अपनाकर सफल हो सकता है। और ये भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया, बताया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य क्या हैं? मौलिक अधिकार का आशय है नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए ऐसे अधिकार जो स्वतंत्रता से है। किससे है बेटा? स्वतंत्रता से है, जिन्हें राज्य द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। यानी केंद्र सरकार के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। अब अभी आपने पढ़ा है ना कि न्यायपालिका का काम क्या है? अगर संसद ऐसा कानून लाती है जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है, मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं समाप्त करने की बात करती है, तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को रोका जा सकता है, इसके खिलाफ बात की जा सकती है। यानी मौलिक अधिकार सरकार के खिलाफ दिए जाते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप। सरकार के खिलाफ का मतलब आपको विरोध करने का अधिकार तो है, आंदोलन करने का अधिकार है, परंतु आप लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते हो, अपने मनमानी या हथियारों सहित विरोध नहीं कर सकते हो। तो स्वतंत्रता से तो है मौलिक अधिकारों का मतलब, जिन्हें राज्य तथा केंद्र सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है, बिल्कुल लागू किया जा सकता है। मूल संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। देखो 7 थे। संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है, लेकिन वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 द्वारा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा।
अब नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के संबंध में विशेष बात यह है कि संविधान द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने के साथ साथ वह भी साफ कर दिया गया है कि इन अधिकारों पर किन परिस्थितियों में किन प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको जो अधिकार दिए जा रहे हैं ना दोस्तों, ये आपके मनमाने अधिकार नहीं हैं। आपको इन मौलिक अधिकारों को दिए जाने के पीछे कारण ये है कि आप अपने अस्तित्व का विकास कर सको, अपने जीवन का विकास करो, अपने लक्ष्यों तक प्राप्त कर सको, परंतु दूसरे को हानि पहुंचाए बिना। अपने मौलिक अधिकारों को आप सेलिब्रेट कर सकते हो, मना सकते हो, अपने मौलिक अधिकार से अपना विकास कर सकते हो, परंतु दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते हो। तो जो दूसरे के नुकसान की बात है, वहाँ पे आपको सीमित कर दिया जाता है कि आप दूसरे की स्वतंत्रता में, मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा यहाँ पे बात कि मौलिक अधिकार का मतलब क्या है, संविधान द्वारा दिए जाने वाले ये अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। साथ साथ यह भी साफ कर दिया गया है कि इन अधिकारों पर किन परिस्थितियों में और किस प्रकार से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए प्रत्यक्ष से वैधानिक व्यवस्था की गई है, यानी अनुच्छेद 32। यानी मौलिक अधिकार देने की तो बात की गई है कि अब भाई जाहिर सी बातें हवाई हो भी सकती है, परंतु उसका ठोस कारण क्या हो सकता है, किसे इसे व्यवहार में लागू किया जा सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है भारतीय संविधान का आर्टिकल 32। यानी संविधान के भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में ही आता है अनुच्छेद 32, जो उपचारात्मक सिद्धांत है। अगर कोई आपके अधिकारों को छीनता है, मौलिक अधिकारों को छीनता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, ठीक है, या अपना फैसला करवाने के लिए। तो ये अनुच्छेद 32 में बताया गया है, ये है मौलिक अधिकार। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। वैसे इतना ज़रूरत तो नहीं है आगे पढ़ने की, आगे के जो लेक्चर होंगे मैं आगे पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, 31 मिनट 29 सेकंड की हो गई है। तो जो भी क्या कहते हैं टॉपिक्स होंगे उसे आगे कवर करेंगे। वैसे तो मेरा मानना है कि आपको इतना लिखने को नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, ये आपके लिए इनफ रहेगा। काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ये आगे बढ़ोगे तो, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। ये मान के चलिए ये जो टॉपिक है आपका ख़त्म सा ही हो गया है, और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उस पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप बस लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें एक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।